सुप्रभात दोस्तों। हमारे सुबह के कॉफी पर सभी का स्वागत है। मेरा नाम मारिया एंटोनेनको है। मैंने रूस में बड़ी कंपनियों में 22 साल तक वित्तीय निदेशक के रूप में काम किया, लेकिन 2017 में, जैसा कि कहते हैं, मैंने खुद को रिटायर कर लिया, क्योंकि मैंने कुछ अपार्टमेंट खरीदे और उन अपार्टमेंट को किराए पर देती हूँ और इन आय पर जीती हूँ। और मेरी जिंदगी में एक ऐसा समय था जब मैं क्रिप्टो करेंसी में रुचि रखने लगी। 2016 में मैंने जीआईएमओ में क्रिप्टो करेंसी के नियामक पहलुओं पर प्रशिक्षण लिया और यहाँ तक कि अपने स्वयं के ब्लॉकचेन और क्रिप्टो एक्सचेंज बनाने के लिए प्रोग्रामरों की एक टीम का नेतृत्व किया। और फिर मुझे कई परियोजनाओं के लिए इन परियोजनाओं का व्हाइट पेपर लिखने के लिए आमंत्रित किया गया। ये वे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपने कॉइन, अपने टोकन बनाए और उन्हें एक्सचेंज पर व्यापार के लिए जारी किया। यानी मैं क्रिप्टो करेंसी बाजार से 2016 से परिचित हूँ और निश्चित रूप से मैंने विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया, जहां परियोजनाएं निष्क्रिय आय और ट्रस्ट प्रबंधन के साथ थीं। हाँ, हम कभी कभी इन परियोजनाओं पर अच्छा कमाते हैं, कभी कभी कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता। और आज मैं एक ऐसे विषय को छूना चाहती हूँ, जैसे कि वे लोग जो अतीत में धोखाधड़ी, स्कैम जैसे बुरे शब्द का सामना कर चुके हैं, वे इंटरनेट परियोजनाओं में काम करना कैसे जारी रखें, जहां आप चीजों को छू नहीं सकते। तो तुम्हारा सारा काम वेबसाइट के माध्यम से होता है। और अब आगे क्या करना है? जब तुम स्कैम का सामना करते हो तो आगे कैसे जीना है? मुझे हमेशा मजाक करना पसंद है कि एक समुद्री सुअर से पूछा गया, तुम समुद्री क्यों हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं 3 बार डूब चुकी हूँ। बस मैं भी ऐसा ही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में 3 बड़े स्कैम का सामना किया है। हाँ, 2016 से अगर इन समयावधियों को देखें, 2017 से अगर इन समयावधियों को देखें, मैं क्या कह सकती हूँ? मैं बच गई, और जो लोग उन परियोजनाओं में मेरे साथ थे वे भी जीवित हैं, और भगवान का शुक्र है। हाँ, और वास्तव में जब मैंने स्कैम शब्द सुना तो मैंने मजाक करना शुरू कर दिया और कहा, हाँ, मेरा पहला पति स्कैम हो गया, अमेरिका चला गया जब हमारे बेटे की उम्र 6 महीने थी। महीने, 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 महीने। जब लोगों के साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे कि कोई बुरा अप्रत्याशित टूटना, चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में हो या व्यवसाय में, जैसे कि कोई दिवालियापन, कभी कभी व्यापारिक साझेदारों के बीच व्यापार को लेकर मतभेद हो जाते हैं और वे अलग हो जाते हैं। और जब ये पहली बार होता है, हम अपने अंदर झांकने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे मैंने क्या गलत किया, मैं कहाँ चूक गया, मैं कहाँ नहीं देख पाया, यह क्यों हुआ, क्यों, क्यों। यानी हम इस खोल में अपने विचारों में जकड़ जाते हैं और यह हमें पैरालाइज कर देता है। यानी हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई ताकत या ऊर्जा नहीं है और हम आत्मविश्लेषण में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से ऐसे क्षणों में कोई शराब पीने लगता है, कोई मनोवैज्ञानिक के पास जाता है। विभिन्न विकल्प हैं। जब मैं इन स्थितियों से गुजर रही थी, ऐसी मानसिक पीड़ाओं के दौरान, मैंने अपने लिए एक सूत्र चुना जिसे मैं शून्य करना कहती हूँ। शून्य करना, यह मेरे लिए यह वास्तव में सीधे शारीरिक स्तर पर ही है। मैंने ऐसा किया जैसे पानी में तैरना। यानी जब मेरी जिंदगी में एक ऐसा अप्रिय क्षण था, हम अपने परिवार के साथ तुरगायक झील पर एक टूरबाजा गए और मैं उदास थी, मुझे अवसाद था। एक प्रोजेक्ट बंद होने के बाद सीधे बहुत बुरा 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 था। और इस झील का पानी बहुत बर्फीला है। आम तौर पर वहां किनारे पर लोग थोड़ी देर के लिए अपने पैरों को पानी में डालते हैं और कोई तैरता नहीं है। पानी के बारे में कौन जानता है? चेल्याबिंस्क क्षेत्र के बारे में तुर्गायक में बहुत ठंड है। और हम ऐसे ही एक छोटे से पियर्स पर बैठे थे, पैरों को पानी में लटकाते हुए परिवार के साथ बातें कर रहे थे। और मैंने बस अपने आप से कहा, मैं और अधिक दुख नहीं सहन कर सकती, मैं और अधिक फोन पर बात नहीं कर सकती, यह जानने की कोशिश करते हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, यह क्यों हुआ, यह आत्मविश्लेषण। और मैंने बस अपने आप से कहा, मैं खुद को रीसेट कर रही हूँ। यानी मैंने सिर के बल पानी में कूद गई, इस बर्फीले पानी में। और वहां एक ऐसा पियर्स था जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं थीं।
और उस लकड़ी के पियर्स पर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे किनारे तक तैरकर जाना पड़ा और इस ठंडी बर्फीली पानी में मैंने तेजी से तट तक तैराकी की और जैसे मैंने खुद को इस बारे में और न सोचने के लिए मजबूर किया, न ही अपने मन में इस सवाल को खंगालने के लिए और न ही उन जवाबों की तलाश करने के लिए जो वहां नहीं है। तो बस इसका मतलब है कि आपको इसे सहन करना होगा, इसे काटना होगा, जिसे कहते हैं शून्य पर आना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसका मतलब है कि अब आपको अतीत की ओर नहीं देखना चाहिए। मैं कई लोगों को यह सलाह देती हूँ कि अगर आपके पास कोई समस्या है और आप बार बार उसी अतीत में लौटते हैं, तो वहां से अपने सभी डर और संदेहों को खींच लीजिए। ये आपको रोक कर रखेगा और आप तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक कि आप इस पुराने बोझ से छुटकारा नहीं पा लेते और खुद को फिर से शुरू नहीं करते। और अगर मेरा यह सलाह किसी के लिए मददगार हो तो किसी जलाशय में सिर के बल कूद जाएं और ठीक इसी शब्दों के साथ मैं खुद को शून्य कर रहा हूं ऐसा कहें और आपको राहत मिलेगी। मुझे राहत मिली। आशा है कि यह आपको भी मदद करेगा। तो हमारा पहला कदम हाँ ये है कि खुद को शून्य पर लाना और फिर जैसा कि कहते हैं एक नए पन्ने से शुरू करना। और यह भी जरूरी नहीं है कि आपके पास वहां कुछ बुरा था और बस इसी कारण हाँ हम अब आपसे बात कर रहे हैं, मिले हैं और इस पर चर्चा की है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह समय का कौन सा क्षण है। आप एक सफेद कागज का टुकड़ा ले सकते हैं और अपनी जीवन स्थिति पर विचार कर सकते हैं। आज आपके वित्त के साथ स्थिति कैसी है ना? कई लोगों के लिए वास्तव में जीवन की स्थिति सपनों से दूर है। यह एक हॉरर फिल्म की तरह है। पैसे कहाँ से लाएं, तनख्वाह तक कैसे जिएं। कुछ लोगों के पास तो कम्युनल सेवाओं के लिए भी पैसे नहीं होते, कर्ज चुकाने होते हैं। और यह डरावना है। जब कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक सोचता है कि पैसे कहाँ से लाए, तो यह वास्तव में ऊर्जा को नष्ट कर देता है। वह तनाव में होता है, तनावग्रस्त रहता है और अच्छी नींद नहीं ले पाता। और मुझे याद है मेरी एक जानकार थी, उसके पास 8 क्रेडिट कार्ड थे। यानी उसके पास एक नोटबुक थी और उसमें लिखा था आज वह यहाँ 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 क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रही है। फिर उसने इसे बुझा दिया, उससे फिर से पैसे लिए और इस तरह वह एक ऐसे चक्र में जी रही थी, वास्तव में बहुत तनाव में। और जब हम इस सवाल पर काम कर रहे थे हाँ कि उसके साथ ये क्रेडिट कार्ड की स्थिति क्यों बनी और इससे कैसे बाहर निकला जाए, तो उन्होंने उसके महंगे वाहन को बेचने के अलावा और कुछ बेहतर नहीं पाया। वह तब RAV4 चला रही थी। एक सस्ता कार खरीदें, जैसा कि मैक्सिम पसंद से कहते हैं, पर जॉपनिक, और इस कार की बिक्री से बचे हुए पैसे का निवेश करें। और आय, निवेश आय, इन क्रेडिट कार्ड का भुगतान करना। उसके लिए ऐसी जीवन की स्थिति से बाहर निकलना बस किसी और तरीके से संभव नहीं था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को खुद से ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना है। और कई लोग जिनके साथ मैं काम करता हूँ और बातचीत करता हूँ कहते हैं कि मेरा आंतरिक स्वर मुझे कहता है कि इसमें मत पड़ो, यहाँ निवेश तुम्हारा नहीं है, क्रिप्टो करेंसी तुम्हारी नहीं है, तुम किस में घुस रहे हो। लेकिन वास्तव में यह वह नहीं है जो अंतर्ज्ञान या वास्तव में कोई आंतरिक आवाज हो। यह सब हमारे अंदर बचपन से ही होता है। जानते हैं, यह एक तरह का आत्मरक्षा का इंस्टिंक्ट है। जब माता पिता बचपन में होते हैं तो माँ खासकर कहती थी अरे वहां मत जाओ, उंगलियां सॉकेट में मत डालो, यहाँ मत गिरो, चोट लग जाएगी। और ये बच्चों की ऐसी देखभाल होती है, हाँ माता पिता की। और ये आवाज ये मेरे सिर में कहीं नहीं गई, ये मेरे अवचेतन में कहीं बैठी हुई है। ये आत्म संरक्षण की प्रणाली है कि वहां डरावना है। जहां तुम कभी नहीं गए हो वहां डरावना होता है। या तो हम पिछले अनुभव से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे फिर से, यदि वह नकारात्मक था। यानी हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम केवल अनुमान लगाते हैं। हाँ, अगर यह निवेश है तो उस परियोजना में सब कुछ बुरा हुआ, तो इसका मतलब है कि इस परियोजना में भी सब कुछ बुरा होगा। लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। यानी हम एक रेस्तरां में जा सकते हैं, हमें सेवा अच्छी नहीं मिली, खाना पसंद नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पड़ोसी रेस्तरां में भी ऐसा ही होगा। हम दूसरे रेस्तरां में जाएंगे और आनंद लेंगे, स्वादिष्ट खाना, शानदार सेवा,
इसलिए कभी भी इस पिछले नकारात्मक अनुभव को उज्जवल भविष्य में नहीं ले जाना चाहिए। हमारे सामने केवल सबसे बेहतरीन चीजें हैं और सबसे बेहतरीन कंपनी, जिसमें हम अब साथ मिलकर विकसित हो रहे हैं, एम्पावर। मैं रेनाटा के एमएलएम असेंबली में प्रदर्शन से बहुत प्रेरित हुई, जहां उन्होंने पहले मॉस्को में बात की थी और हाल ही में उन्हें ऑनलाइन भी एक स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया गया। और जो कई बातें उसने कही, उनसे मुझे सच में झुरझुरी महसूस हुई। वास्तव में हम अपने डर और संदेहों से इतने जकड़े हुए हैं कि हम बेहतर यही समझते हैं कि इस स्थिति में बैठे रहना ठीक है। जैसा कि रूस के एक पूर्व अर्थव्यवस्था मंत्री ने कहा, हाँ, पीछे रहना इतना डरावना नहीं है जितना कि वहां जाकर खुद को व्यवस्थित करना और वॉलपेपर लगाना। तो हम वास्तव में इस वित्तीय गड्ढे में बैठेंगे, लेकिन वहां खुदाई करते रहेंगे, ये सोचते हुए कि ये हमारे साथ क्यों हुआ। लेकिन हम इस स्थिति से बाहर निकलने की ताकत नहीं पाएंगे। हम कहेंगे, अरे, सब कुछ आग में जल जाए, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं यहाँ पैसे कमाऊंगा, मैं सभी बोनस इकट्ठा करूंगा, मैं अपने परिवार को दुबई, मालदीव, जहां भी वे चाहें ले जाऊंगा। मैं उस देश में, उस शहर में अपार्टमेंट खरीदूंगा जहां मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही सभी बोनस के साथ एक व्यवसाय योजना है। जब मैंने कंपनी एम्पावर के बोनस देखे तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यह कंपनी मेरी जिंदगी में क्यों आई। मेरे पास अभी दुबई में कोई अपार्टमेंट नहीं है। मेरे पास साइप्रस में कुछ अपार्टमेंट हैं, लेकिन मैं अभी तक दुबई नहीं पहुंची, और यह शानदार है। मैं सोचती हूँ, ओ, जैसे सभी चीजें एक साथ आ गईं। मुझे इस स्थिति तक जल्दी पहुंचना है जहां मैं दुबई में एक अपार्टमेंट खरीदने की अनुमति दूंगा। और मैं सभी को सलाह देती हूँ कि जो लोग फिल्म नहीं देखी है वे इसे जरूर देखें, इससे पहले कि वे इस दुनिया से चले जाएं। वास्तव में पहले से ही बुजुर्ग लोग, कैंसर के मरीज, जिनके पास अपने जीवन के अंत तक केवल 6 महीने बचे थे, ने एक सूची बनाई कि वे इस जीवन में क्या करना चाहते थे और क्या नहीं कर पाए। और फिल्म की शुरुआत वास्तव में बहुत दुखद है। तुम्हें, जब तक तुम मर नहीं जाते, इस जीवन से अधिकतम हासिल करना चाहिए, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। तुम्हारे हाथ सही जगह पर हैं, पैर सही जगह पर हैं, और सिर भी। तुम्हें बस थोड़ा साहस जुटाना है और अपनी संभावनाओं की ओर यह कदम उठाना ही है। और मुझे यह शब्द भी पसंद है, बाज, बड़ी महत्वाकांक्षी लक्ष्य। ये मैंने आर्टेम नेस्टेरेंको से सीखा। वास्तव में आपके लक्ष्य महत्वाकांक्षी होने चाहिए, ताकि उनके लिए लड़ने का कुछ हो। समझते हैं? अगर आप एक छोटा लक्ष्य रखते हैं, जैसे कि 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड चुकाना, तो यह प्रेरित नहीं करता। ये बस ऐसा है, ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड है, पीने के लिए है, कोई नहीं पूछता, और रहने दो। लेकिन जब आप ऐसा लक्ष्य रखते हैं, खासकर जब बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे हमारे ऐसे प्रेरक होते हैं। और अगर आप बच्चे से वादा करते हैं, अरे, मैं इस कंपनी में पैसे कमाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए एक कंप्यूटर खरीदूंगा, मुझे नहीं पता वह क्या चाहता है, नया फोन या कुछ और, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपका बच्चा आपसे नहीं हटेगा। वह पूछता रहेगा, कब। उदाहरण के लिए, मेरा बच्चा हर सुबह उठता है और पूछता है, माँ, हमारी यॉट कब आएगी। समझिए, उसने बोनस तालिका को देखा और कहा, ओह, शानदार यॉट, मुझे पसंद है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और वास्तव में जब एक इतनी शानदार बड़ी लक्ष्य होती है, तो ये गर्माती है, ये प्रेरित करती है, लेकिन सरल क्रियाओं के बिना यह लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। अमेरिकासियों ने शानदार काम किया, उन्होंने असफल सपनों का एक कब्रिस्तान बनाया। कोई भी व्यक्ति अपने बुढ़ापे में इस कब्रिस्तान पर आ सकता है, एक समाधि का आदेश दे सकता है और उस सपने को दफना सकता है जिसे वह चाहता था, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सका। और मैं आपको यह शुभकामना देती हूँ कि आप कभी भी अपने खुद के अधूरे सपनों के कब्रिस्तान में न पहुंचे। तो सोचिए, आपने अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाई और फिर आपने उस सूची को लेकर उसे दफन कर दिया। क्यों? क्योंकि आप अपने डर और संदेहों में घर पर बैठे रहे और कुछ नहीं किया। केवल क्रियाएं आपको इस लक्ष्य के करीब लाएंगी। और हमारे व्यवसाय, इंटरनेट परियोजनाओं में हमारे पास कौन सी क्रियाएं हैं?
यह लोगों से बात करना है। और पिछले कुछ दिनों में सभी अपने परिचितों के साथ जिन्होंने इन स्कैम का सामना किया है, हम सभी से बात करते हैं, कहते हैं चलो चलो। वे कहते हैं, लड़कियों, आपके पास इतना उत्साह कहाँ से आया? आप शायद उन इंटरनेट परियोजनाओं से छुट्टी लेकर साइप्रस में आराम कर रहे थे। आपके पास ये विश्वास, ये ऊर्जा कहाँ से आई? तो वास्तव में जब हम लीडरशिप काउंसिल में होते हैं और सुबह सोमवार को बातचीत करते हैं, तो यह एक तरह की ऊर्जा का संचार करता है, भविष्य में आत्मविश्वास देता है, जिससे लोगों के पास जाने और इसके बारे में बताने की इच्छा होती है। और जब हम सोचते हैं कि हमारे लोग हमें नहीं सुनेंगे क्योंकि वे कहीं ना कहीं जल चुके हैं, तो यह फिर से हमारी ही सोच है, हमारे कल पर एक प्रक्षिप्ति। और अगर हम सोचें तो मैं इस व्यक्ति को केवल एक ही उद्देश्य से बताऊंगी, ताकि वह मुझसे नाराज ना हो। ठीक है, कल जब मैं दुबई में अपना अगला अपार्टमेंट खरीदूंगी, ताकि वह मुझे फोन न करे और न कहे, अरे तुम रंगीनी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। वह खुद एम्पावर में निवेश करने गई लेकिन मुझे नहीं बताया। यानी मैं सभी को कहता हूं, तुम खुद निर्णय लेते हो, पसंद है या नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें बताना है और तुम्हारा लक्ष्य चुनना है। क्या तुम हमारे साथ जुड़ रहे हो या नहीं? और फिर मुझे 6 महीने बाद फोन मत करना और मत कहना कि ऐसा कैसे हुआ, तुम वहां क्यों हो, जबकि मैं अभी भी इस जगह पर हूं। और हमारे पास एक सफेद पन्ना है जिसमें आय और व्यय का निदान है। यह धन प्रवाह है और हमेशा अपने वित्त को नियंत्रित करना आवश्यक है। हमने आईदार से वित्तीय साक्षरता पर बहुत अच्छे प्रशिक्षण सत्र किए हैं, जो बहुत मूल्यवान जानकारी है। इन वीडियो की रिकॉर्डिंग जरूर देखें। और साथ ही निकोलाई के साथ एक शानदार रणनीतिक सत्र भी था। गणना करें कि आपको जीवन जीने और अपने अगले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है और कैसे एम्पावर मार्केटिंग योजना और निवेश कार्यक्रम की मदद से आप इन लक्ष्यों को बहुत तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 100 साल 300 साल नहीं, बल्कि केवल कुछ महीने लगते हैं। और यह खैर वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। यह सच में बहुत अच्छा है। मैं आज आपको सिद्धांत नहीं बताने वाला। मेरे पास सिद्धांत पर कुछ स्लाइड्स तैयार हैं कि नकारात्मक स्तर का निवेशक, हाँ, पैसा बुरा है। मैं दुकान गया लेकिन गुस्सा नहीं आ रहा। और हमारे पास निवेशकों के स्तर अक्सर शून्य होते हैं। और यह शुरुआती स्तर है जहां सांख्यिकी के अनुसार 99% निवेशक अपने पैसे खो देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। यहाँ एक ऐसा क्षण है कि अगर अचानक कोई असफलता होती है तो हमें रुकना नहीं चाहिए। या आप जानते हैं, जैसे कि कैसीनो में एक बार हारने के बाद लोग फिर से जीतने की कोशिश करते हैं। कैसीनो में उन्हें खींचा जाता है क्योंकि रूले या मशीन से कुछ भी निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर हम निवेश की बात करें तो यह हम पर निर्भर करता है। यानी हम अपने खुद के पैसे के लिए जोखिम प्रबंधन करना जानते हैं और हम सब कुछ सही से गणना कर सकते हैं। और यहाँ पहले स्तर पर रुकना महत्वपूर्ण नहीं है ही। यानी उन परियोजनाओं की तलाश जारी रखें जहां आप अपने पैसे को बढ़ा सकें और एम्पावर निवेश कार्यक्रम की मदद से अपना व्यवसाय योजना तैयार कर सकें। और मैं सभी को अच्छे चेक, अच्छे कमाई की शुभकामनाएं देता हूं और अपने निवेशक स्तर को बढ़ाने की कामना करता हूं। इसके लिए निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है और एक शानदार टीम ढूंढनी होगी। और मुझे ये तस्वीरें बहुत पसंद हैं जब भूतों के शिकारी मदद के लिए दौड़ते हैं। ऐसी संगीत, कौन इस फिल्म या कार्टून को याद करता है? वास्तव में जब हम समान विचारधारा वाले साथियों की टीम में होते हैं तो आलोचक और ईर्ष्यालु लोग हमेशा रहेंगे। वे निश्चित रूप से आएंगे। हम अभी कोई वीडियो, फोटो या जानकारी अपने सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने में सक्षम नहीं होंगे। निश्चित रूप से वे आएंगे जो नकारात्मकता दिखाएंगे, नफरत करेंगे, कुछ लिखेंगे, कोई बुरी बात करेंगे। और जब आप इन आलोचकों और डर के साथ अकेले होते हैं तो आपको कठिनाई होती है। और जब आपके पास समान विचारधारा वाले साथियों की ऐसी टीम होती है तो ये आसान हो जाता है। और मुझे अब हमारी एकजुट टीम बहुत पसंद है। हम सभी दुबई की यात्रा पर एकत्रित हो रहे हैं ताकि वहाँ सभी के साथ बातचीत कर सकें। और मुझे यकीन है कि आपको हमारी कंपनी के विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लेना पसंद आएगा। तो अपनी टीम और अपनी मंडली बनाना। और अंत में
मैं आपको एक कदम दर कदम कार्य योजना देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ व्यवस्थित करना पसंद है। तो पहला बिंदु है अपने वित्त का ईमानदार विश्लेषण करना, कमजोर स्थानों को पहचानना। कमजोर स्थान हमेशा आर्न और कर्ज होते हैं, उन्हें लिखना और डिजिटल रूप में दर्ज करना। अगला कदम है, हमारे पास इच्छाओं की एक सूची है जिसे हम डिजिटल रूप में तैयार करेंगे। मैं देखती हूँ इरेना जीयूएम में गई है। यह वह लड़की है जिससे हम यहाँ साइप्रस में मिले थे और उसने यहाँ साइप्रस में एक अपार्टमेंट में रहकर कहा, मैं इस अपार्टमेंट को चाहती हूँ। और मैं कहता हूँ कृपया चलो एक योजना बनाते हैं कि तुम कैसे कमाओगे और तुम ये अपार्टमेंट कैसे खरीदोगे, लेकिन हमेशा एक संख्या होनी चाहिए, हाँ ये कितना खर्च होता है। यानी हम आपके साथ इच्छाओं की एक सूची बनाएंगे, हर जगह कीमतें और लागतें लिखनी होंगी और अध्ययन करना। केवल एम्पावर कंपनी ही आपके जीवन में नहीं आ सकती, आपको निवेश के प्रकारों का अध्ययन करना चाहिए। आज इंटरनेट परियोजनाओं में कमाई के विभिन्न तरीके मौजूद हैं, कहीं कम आय वाले हैं, कहीं उच्च आय वाले। आपको कंपनी का चयन करना और विश्लेषण करना आना चाहिए। कल भी एक महिला ने पूछा, कंपनी के दस्तावेज देखने के लिए दें, यानी ये एक सही सवाल है। कंपनी का चयन करते समय क्या कंपनी के पास कोई दस्तावेज हैं, पंजीकृत कानूनी संस्थाएं हैं आदि। और जब हमने उसे समझाया कि दस्तावेज कहाँ देखना है, कि व्यक्तिगत खाते में कानूनी व्यक्तियों के रजिस्टर पर कैसे जाना है, तो उसने कहा ठीक है मैं और अध्ययन करूंगी। यानी मैंने वित्तीय साक्षरता के कितने ही पाठ्यक्रम किए हैं। यह देखते हुए कि मैंने 20 साल तक वित्तीय निदेशक के रूप में काम किया है, लेकिन मैं समझती हूँ कि दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है और हर दिन कुछ नया हो रहा है, और यह सब आभासी वास्तविकता, क्रिप्टो करेंसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ओर बढ़ रहा है। और यह ज़रूरी है कि आप लगातार सीखते रहें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप न तो ध्यान रख पाएंगे। जानते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब या कहीं और कुछ सुना है। लेकिन जब मैं सीखने और कुछ अध्ययन करने की बात करता हूँ तो मेरे लिए इसका मतलब है, उदाहरण के लिए, पढ़ना। मैं क्रिप्टो करेंसी बाजार को बहुत गहराई से जानती हूँ क्योंकि मैंने क्रिप्टो करेंसी पर सभी ग्रंथ पढ़े हैं, चाहे वे जेपी मॉर्गन बैंक द्वारा जारी किए गए हों या अमेरिका में प्रतिभूति आयोग द्वारा। मैं अंग्रेजी में पढ़ती हूँ, अंग्रेजी समझती हूँ। मैंने इन सभी दस्तावेजों को शुरू से अंत तक पढ़ा है। स्विट्जरलैंड का वित्तीय कानून 1000 पृष्ठ, और मेरे लिए वित्त का अध्ययन करना यह मूल स्रोत में दस्तावेज पढ़ना है। इसलिए मैं सभी को भी सलाह देता हूँ कि अफवाहों पर ध्यान न दें, दूसरों की राय इकट्ठा न करें, बल्कि सीधे मुद्दे पर जाएं, दस्तावेजों को देखें। यदि हम अपनी कंपनी के संस्थापकों के बारे में बात कर रहे हैं तो उनसे मिलने का एक अवसर है जो आयोजनों पर उपलब्ध है, और निश्चित रूप से समान विचारधारा वाले लोगों की टीम में सकारात्मक लोगों के बीच होना। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ हैं। जो लोग इस जूम रिकॉर्डिंग को देखेंगे वे मुझे इंस्टाग्राम पर ढूंढ सकते हैं और हमारी दोस्ताना कंपनी में शामिल हो सकते हैं और फिर मिलेंगे। हमने आपके साथ 30 मिनट में काम पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे बिजनेस ब्रेकफास्ट में अच्छा और उपयोगी लगा। अलविदा माशा, तुम सुपर हो। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साशा, शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे। अलविदा, अलविदा, अलविदा।